नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदुओं पर अत्याचार क्या करेगी सरकार। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां भारत की संस्कृति जड़ें गहरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित है। मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन, हिंसा के आरोप और इस सब पर भारत सरकार की चुप्पी क्यों? क्या यह कूटनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक दोहरा मापदंड? आज हम पूछेंगे। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो भारत कब बोलेगा? डर के साए में जीता अल्पसंख्यक समाज, उस पर कांग्रेस नेताओं के बेतुके बयान, साथ ही धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बनने वाले विपक्ष की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े करती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय सुरक्षित कब होगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत चुप क्यों है? क्या देश के लिए कूटनीति इंसाफ से ज्यादा जरूरी है? हिंदुओं का मुद्दा घरेलू राजनीति तक सीमित क्यों? क्या कांग्रेस के सेकुलरिज्म हिंदुओं तक नहीं पहुंचता? बांग्लादेश में हिंदू संघ हिंसा पर विपक्ष मौन क्यों है? ये तमाम सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हमारी डिबेट रहेगी। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत का मित्र राष्ट्र, लेकिन सवाल दोस्ती का नहीं, अब सवाल डर का है। मंदिरों पर हमले, हिंदू घरों में तोड़फोड़, त्योहारों के दौरान हिंसा और लगातार होता पलायन। इस निंदा के झूठे आरोप में हिंदू युवक की पिटाई के बाद पेड़ से लटकाकर 100 को जलाना, हिंदुओं के घरों में घुसकर जबरन इस्लाम के लिए मजबूर करना, ये महज छिटपुट घटनाएं हैं या एक समुदाय को हाशिए पर ढकेलने की सच्चाई? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी दशकों से घट रही है। जमीनी रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं। फिर भी सवाल उठता है, पर भारत चुप है। 1971 में जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान की कट्टरपंथ से बचाने के लिए भारत ने नए बांग्लादेश को जन्म दिया, आज वही बांग्लादेश हिंदू समुदाय के लिए नर्क बन चुका है। कट्टरपंथी सोच के साथ सत्ता पर बैठी यूनुस सरकार आंख मूंद कर हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है। इंसानियत रो रही है, पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा सवाल भारत सरकार की भूमिका पर है, जो मामले में अब तक खामोश है। नेताओं के बयान तो आ रहे हैं, पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस रणनीति धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग आहत और आक्रोशित भी हैं, और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू
नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता। बीजेपी के नेता तो फिर भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पर जो कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी ठेकेदार बताती है, वो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और आरोपों पर खामोश है। गाजा पर छाती पीटने वाला समूचा विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए खुद भारतीयों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। भले ही सियासी दल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में सियासी रोटी सेक रहे हों, पर जनता का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ हिंदुवादी संगठन ही नहीं, आम जनता भी बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ सड़क पर है। हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी, पुतला फूंककर अपना आक्रोश दिखा रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर हम बयान देके नहीं बच सकते। इस पे कठोर एक्शन होना चाहिए। रीजन बांग्लादेशियों की खैरात नहीं है, उसमें हमारे भारतीय सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। उसी जमीन पर मेरे सैनिकों ने अपने बलिदान दिए, और एक दो नहीं हजारों। और आज उसी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, एक और देश बनना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही सुरक्षित रहें, उसी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। सवाल है, जब दुनिया के अलग अलग देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, तब भारत अपनी राय खुलकर रखता है, तो फिर बांग्लादेश के मामले में संयम क्यों? क्या कूटनीतिक रिश्ते, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी मानवाधिकारों की चिंता से ऊपर हैं? क्या रणनीतिक रिश्ते इंसानियत से बड़े हैं? क्या हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ घरेलू राजनीति का मुद्दा है, या फिर विदेश में हिंदू होना भारत की प्राथमिकता से बाहर है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कट्टरपंथी सोच के साथ सत्ता पर बैठी यूनुस सरकार आंख मूंद कर हिंदुओं पर अत्याचार देख रही है। हमने देखा वो तस्वीरें जहां पर एक हिंदू को सरे आम आग के हवाले कर दिया। वो तस्वीरें हमने देखी। सुलगता बांग्लादेश है, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि हमारे देश में ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर सवाल सबसे बड़ा यह है कि कैसे इस चीज को लेकर क्या नीति है सरकार की, और उससे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इस पूरे मामले को किस नजरिए से, किस एंगल से देख रहा है। आपने बयानात सुने, और इन सब के बीच तमाम सवाल भी हैं। आखिर हिंदू समुदाय सुरक्षित कब होगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत चुप क्यों है? क्या देश के लिए कूटनीति इंसाफ से ज्यादा जरूरी हो गई है? ये बड़ा सवाल है। और हिंदुओं का मुद्दा घरेलू राजनीति तक सीमित क्यों है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम रहेंगे, और गेस्टों से आपका तारुफ भी जल्दी से करा रहे हैं। दीपक वोरा फॉरमर एम्बेसडर है इस वक्त हमारे साथ। दीपक वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर आपका। और हमारे साथ प्रकाश रंजन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका।
हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट, अमिताभ कुमार विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ कराएंगे। सीधे दीपक वोरा साहब, किस तरह से देखते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और आपने भी खबर देखी, हमने भी देखी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर, जिस बेरहमी से जुल्म किया जा रहा है, मंदिर वहां तोड़े जा रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया, आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। पहली बार आ रहा हूं और इतने सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं थोड़ा घबरा जाता हूं जब इतने एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हों। हाँ, बांग्लादेश में मैंने काम किया है, कई बार वहां गया हूं, हाल ही में वहां होके आया। मैं आपको सर कितनी मिनट बताता हूँ। अभी किसी ने कहा है, आपके रिपोर्टर ने, कि हमने उनकी आजादी में उनकी मदद की। ये आवाज कब से हुए भाई, आप देखिए तो ये जरा बैकग्राउंड में जो आवाज मैं समझ रहा हूँ दीपक जी, आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें सर। मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत आ रही हो। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कह रहा हूँ कि आपको आवाज ना पहुंचे, लेकिन आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं नहीं, आपको आ रही है पर मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है यहाँ पर, आपस में बातें मैं चाहूंगा उस दिक्कत को दूर किया जाए। बोलिए सर, आप बोलिए। देश की आजादी में हमारा हिस्सा था, हमने, वो लोग आभार क्यों नहीं प्रकट करते? सर, पहली चीज हमें डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है कि किसी से भी आभार मांगना गलत फहमी है। ये 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी के फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग फॉरेन मिनिस्टर थे, रूस ने मदद की थी उस देश की, उनको बचाने के लिए। दुनिया ने कहा तो आप रूस के आभारी हैं, कहता है दुनिया हैरान हो जाएगी हम कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। ये पहली चीज हमें सिखाई जाती है सर डिप्लोमेसी के अंदर। दूसरी चीज सर, इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जितने विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, शेख हसीना को बाहर क्यों निकाला था? क्या किया था उसने? कितने हिंदुओं को मारा था, कितने क्रिश्चियंस को मारा था? उसको निकाला गया था एक ही कारण, कि वो रूस के साथ दोस्ती कर रही थी, हमारे साथ कर रही थी, चीन के साथ कर रही थी। और जो हमारे चाचा हैं वहां बैठे हुए अटलांटिक ओशन के उस तरफ वाशिंगटन में, उनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो म्यांमार को ठोकना चाहते थे और चीन को ठोकना चाहते थे बांग्लादेश के जरिए। उसको निकाल दिया, उसने मना किया। उसके बाद इस गैर कानूनी व्यक्ति को पैराशूट के जरिए भेज देगा। सब बांग्लादेश के संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसको वहां ले आया। 90 साल का बुढ़ा है, मरने वाला, अच्छा होगा जल्दी मर जाए। मैं तो जानता हूं इसको सर। ये जब ये हिलरी क्लिंटन के घर में शायद खनसामा था या चपरासी था या कुछ वहां करता था। सर, मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा मैं कंप्लीट करता हूं, आपको जवाब देता हूं। तो मैंने आपको ये कहा है कि जो हिंदुओं पे जो वहां अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पे, उसकी आप बात कर रहे हैं सर। इमीडिएट रिएक्शन नहीं चाहिए, ये बेवकूफ है। इन्होंने शेख हसीना के ऊपर वो आरोप लगाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसको ले गए और ये वीडियो बना रहे हैं। यही वीडियो इनको खाने आएंगे सर, क्योंकि जो कोई भी गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में या हमने कुछ किया, और आपको मालूम है कि मिजोरम में हम लोग क्या कर रहे हैं वहां फौज के मामले में, बांग्लादेश को साफ संदेश दे दिया। और एक आखिरी चीज सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, जिस दिन हमारा सब्र खत्म हुआ सर, 48 घंटे में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, कई टुकड़े हो जाएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या, 71 की लड़ाई में था मैं सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। एक सवाल सर दीपक जी, जब आपने कहा कि आप कुछ दिनों पहले बांग्लादेश होकर आए, तो मैं आपसे समझ चाहूंगा, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपने क्या वहां पर देखा, अपनी निगाहों से क्या महसूस किया? मैं चाहूंगा, जो बातें हम लोग देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, जो धार्मिक जगहें हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने अपनी निगाहों से देखा क्या? मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं। मैं आपको सीधा बताता हूं सर, जो समझदार लोग हैं, जो मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 40 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है सर, वो कहते हैं ये बकवास हो रहा है, ये बेवकूफ आदमी इस्लाम को एक मुद्दा बना के अपनी तख्ता, अपना जो उसकी गद्दी है उसको बचाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन फरवरी में होने वाले हैं। ये चाहता है अगर गदर हो तो इलेक्शन ना हो। 90 साल का है, कहता 500 साल तक तो मैं यहाँ का नेता रहूंगा। बेवकूफ आदमी है। तो ये पहली चीज है सर, जो एवरेज, मैं पता नहीं एवरेज अच्छा शब्द नहीं, बट जो पढ़े लिखे समझदार बांग्लादेशी हैं वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, भारत की दोस्ती के बिना हम नहीं जी सकते। फिर श्रीलंका की बात करते हैं, मालदीव्स की बात करते हैं, सेशल्स की बात करते हैं, नेपाल की, सब ने बोला था। और हमारे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं सबकी मेजर कर, अरे देखो भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, ये हो गया। वो चारों के चारों देश जिनके मैंने नाम लिए, हाथ जोड़ के फिर मेरे पास आ गए, भाई माफ कर दो, हमसे दोस्ती कर लो। इसका भी यही हाल होगा। आप देखिएगा सर, ये बेगम खालिदा जिया का बेटा आ रहा है, आप देखिएगा दो चीजें होंगी, या तो ये व्यक्ति कोई इसको
जो करना है करेगा, या ये अमेरिका वापस भाग जाएगा इलेक्शन के बाद। और बांग्लादेश में या अगर इलेक्शन नहीं हुई सर, सेकंड पॉसिबिलिटी गृह युद्ध होगा, देश शायद फिर से टूट जाएगा सर। ये हम लोग, मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा, कई देशों जहां इलेक्शन नहीं कराएं, लोगों की आवाज आपने नहीं सुनी, खत्म हो जाता है सर। कट्टरपंथी बहुत देर तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे सर, वो भी भाग जाएंगे। और फिर ये जाएगा कहां? पाकिस्तान नहीं जाएगा सर। पाकिस्तान बोले अरे बुढ़े तेरा क्या लेना देना है, खत्म हो गई, भाग यहां से। आपको याद है सर, हमारे साथ अमिताभ साहब बैठे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। आपको याद होगा सर 71 में इंग्लैंड का वो फिजो हंगामी और वो जो मिजोरम का था, उसका नाम लालडेंगा, ये सब पाकिस्तान में बैठे हुए थे। और जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, इन्होंने कहा पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, अब हमारा क्या? बोले हम तो आपको जानते नहीं है, भाग जाओ यहां से। जब आपका काम खत्म हो जाता है, यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड, यही हालत होगी इन लोगों की सर। इतिहास का सबक क्या है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। जी, That's all that I can बड़ी say. बात आपने कही साफ तौर पे, और आपने बहुत ही गहराई से चीज़ों को बताया। दीपक वोरा साहब हमारे साथ के न्यूज़ पे जुड़े हुए थे, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अपनी बात को रख रहे थे, और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं। हम सीधे रुख करते हैं इस पूरे मामले पर। आपको बता दें हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, और रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें अमिताभ कुमार विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। अमिताभ कुमार जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और हम जो देख रहे हैं कि हमारे देश में उसको लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, हम देख रहे हैं उसको लेकर इतना सीरियस नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस चीज को लेकर उतना सीरियसनेस क्यों नहीं नजर आ रही है। इसको किस तरह से सर आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आज हमारे साथ महामहिम दीपक वोहरा जी बैठे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गर्वित महसूस कर रहा हूँ, और सभी साथी बहुत जानकार लोग हैं। मेरा सिंपल कहना है कि बांग्लादेश की समस्या को राजनीतिक समस्या बिल्कुल मत मानिए। ये जिहादी समस्या है, इसको आप राजनीति से नहीं सुलझा सकते। इसलिए इसको समझिए कि कितना बड़ा खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है, और इसमें दुनिया के जो वो महान देश हैं, जो फिरंग देश हैं, और जो इस्लाम के चाहने वाले हैं, वो सब उनका समर्थन करेंगे। कोई हमारे समर्थन में नहीं आने वाला है, ये बात हम तय समझ लें। और इसकी तत्काल जो दवाई है, उनकी तरफ से गलती होते ही जो रंगपुर का इलाका है, दिनाजपुर से बालूघाट का इलाका ऊपर का हिस्सा, और जो त्रिपुरा से जुड़ा हुआ नीचे जो चटगांव है, इसको अपने कब्जे में लेना है। बांग्लादेश में जो हिंदू बसे हैं उनको कहना कि आप इस इलाके में आ जाओ, आप यहाँ बसो, और ये भारत के नक्शे में शामिल होना चाहिए। बांग्लादेश जैसे ही एक गलती करता है, ये जिहाद की समस्या है, इससे निपटने के लिए हमें जड़ में जाना होगा। देवबंद हमारे यहाँ है, और मुस्लिम भाइयों को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि भैया जो तुम्हारी जो 25-30 आयतें हैं उसमें संशोधन करो, नहीं तो ये जो घुट्टी में डाल देते हैं 2-3 साल की उम्र से बच्चों के दिमाग में, तो उनके लिए हम सब के सब कुफ्र फैलाने वाले काफिर हैं, जिनको खत्म किए बगैर उनकी जिंदगी जो है वो स्वर्ग में नहीं कट सकती। इसलिए वो हमें मारने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और उनको तैयार किया जा रहा है। दुनिया भर से उनके लिए पैसा आता है, हम खुद देते हैं, हमारे बहुत तरीकों से हमसे भी वसूली होता है, और वो हमारे लिए ही खतरा बनते हैं। तो देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है, दोनों तरफ से चल पड़ा है। आपको क्या लगता है अमिताभ कुमार जी, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि के बांग्लादेश पर कम से कम दबाव बनाए और जो कुछ हो रहा है वहां पर हिंदुओं के साथ ये ना हो? बांग्लादेश पे दबाव बनाने का जहां तक मसला, मैंने कहा ना कि ये केवल राजनीतिक नहीं है। आप बांग्लादेश पे दबाव बनाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, यूएन जो दिखावा वाली कार्यवाही कर रहा है वो सब छोड़ के यूएन पे सीधा प्रेशर डाल देना चाहिए कि उसे रुकवाओ, और नहीं तो भारत मजबूर होगा वहां इंटरफेयर करने को, क्योंकि
जो भारत की जो मूल स्वभाव की जनता है, हिंदू जनता है, वो त्रस्त हो रही, तबाह हो रही है, जिसका हमारे दिलों पे खंजर चल रहा है। हमारे रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं, तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर तुम बोलने मत आना, सीधी सीधी बात है। और इसको बस ऊपर का जो हिस्सा हमारी जरूरत का जो हिस्सा है वो लेके और वहां के हिंदुओं को वहां बसाने की तैयारी करें। हाँ, ठीक है। दुनिया भर में जड़ से खत्म करना होगा इस्लाम के इन समस्याओं को। ये जिहादी सोच को जड़ से खत्म करना होगा। बड़ी बात आपने की। हमारे साथ जो है प्रकाश रंजन साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश रंजन जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है इसकी बुनियाद में जैसा कि जिक्र अमिताभ कुमार जी ने एक रोशनी डाली, जो हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं उन्हीं ने रोशनी डाली, लेकिन मैं आपके नजरिए से समझना चाहूं तो इसकी बुनियाद में आपको क्या नजर आता है? अनम्यूट कर लें सर, बोले अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रकाश रंजन जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही सर हम तक, मैं चाहूंगा अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रकाश रंजन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर मेरी आवाज आप तक? हाँ जी जी, बोलिए। आपकी आवाज साफ आ रही है, बोल सकते हैं। नहीं आ रही, शायद आपकी आवाज दिक्कत कर रही। मैं चाहूंगा उनकी आवाज को दुरुस्त किया जाए, लेकिन इस बीच हमारे साथ हाँ जी जी, बोलिए। नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आऊंगा आपके पास। अनिल गोयल, बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, बांग्लादेश में, पड़ोसी देश, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। तमाम जानकार हमारे साथ आज बैठे हुए हैं और हमने आज इसीलिए मुद्दा ये उठाया है कि जो तमाम मजलूम हिंदू वहां पर मारे जा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, हम आखिर उन्हें कैसे बचा सकते हैं? उसको लेकर हमारा क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, बताएं अनिल गोयल जी। हाँ, अनिल गोयल जी बोले। ये भी म्यूटेड है। अनिल गोयल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी, बोलिए। सुन रहा हूं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। आशीष जी, अजहर जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दीपक वोहरा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सोच समझ के कहा है कि ये सब कदम बहुत सोच समझ के उठाने की जरूरत है, जल्दबाजी में उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी बात बांग्लादेश से विभिन्न स्थानों पर जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा हो रही है, जहां चिंता व्यक्त करनी चाहिए वहां चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार इस विषय पर अपने कदम उठा रही है। दूसरा, अमिताभ जी ने कहा कि ये जिहादी समस्या है, वो निश्चित तौर पर ये जिहादी समस्या है, उसको समझदारी से ही निपटा जाएगा। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश के अंदर माननीय विपक्षी दल, गाजा में कुछ होता है तो इनके पेट में दर्द होता है। आज बांग्लादेश में, और वो भी दलित नौजवान को जला करके मारा जा रहा है, उसमें माननीय विपक्षी दल सारे एक तरह से उनके मुंह में दही जम चुका है। वो इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। और जैसा कि आपने भी दिखाया, दिग्विजय सिंह और उनके एक जो मुस्लिम नेता है, एकदम नाम ध्यान से उतर रहा, उन सबके बयान कहीं ना कहीं बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे जो माननीय विपक्षी दल हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का विषय है और इसमें हिंदुओं का विषय है। आप अल्पसंख्यक, ये कहीं भी जहां भी अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू अल्पसंख्यक है, चाहे कहीं पर मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन जो बहुसंख्यक है उनकी जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। बेशक। और उस बात को विशेष हर मंच पर हम उठा रहे हैं। लेकिन अनिल गोयल जी, जैसा कि आपने कहा, मैं यहां पे सवाल पूछा, जैसा कि आपने कहा कि सोच समझ कर, लेकिन ऐसा ना हो कि सोचने समझने में सर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली जाए। इसको लेकर तो कोई मजबूत कदम कुछ तो उठाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता? नहीं अजहर जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वाकई में बहुत देर हो रही है और वाकई में भारत के सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम जितने सबर से चल रहे हैं वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन जो अभी कहा कि एक जरा सी मिस्टेक होने पर वो अपनी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक, तो वो ऐसी और गलती तो करे ना जिससे कि भारत को उसमें एंट्री करने का रास्ता मिले। भारत अपने जितने प्रयास कर रहा है, पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है
कि मामले को बातचीत के आधार पर सुलझाया जा सके, क्योंकि बातचीत के आधार पर समस्या समाधान होता है। लेकिन अगले कदम के लिए एक एक, क्योंकि आज आप और हम तो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, भारत सरकार निश्चित तौर पर पूरी तरीके से गंभीर है, पूरी तरीके से पैनी निगाह इस काम पर लगी हुई है। लेकिन मेरा एक निवेदन बड़ा स्पष्ट तौर पर है कि हमारे देश के माननीय विपक्षी दलों को भी यह तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की जनता के साथ हैं, आप हिंदुओं के साथ हैं या बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है अनिल गोयल जी, मैं पूछ लेता हूँ। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं। रविंद्र प्रताप जी, किसके साथ हैं आप, बताइए। रविंद्र प्रताप जी, हम भारत के साथ पैदा हुए हैं, भारत के साथ ही रहेंगे, भारत के साथ ही मरेंगे। तो क्यों नहीं ऐसा मुद्दा आपके जबान से निकल रहा है जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है? ये क्यों नहीं एजेंडे में है? इसको लेकर क्यों नहीं बयानात आ रहे हैं? कौन रोक रहा है आखिर? ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। हिंदू मारे जाएंगे, हिंदू उत्पीड़ित किए जाएंगे, हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे। तो क्या मारे नहीं जा रहे हैं सर? बांग्लादेश में हिंदू मारे नहीं जा रहे हैं? आप इसकी मजम्मत तो करते हैं ना? कर चुके हैं, हम बहुत बार कर चुके हैं। मैं जो कह रहा हूं कि हिंदू उत्पीड़ित हो, हिंदू मारा जाए, हिंदू मंदिर तोड़ा जाए, चाहे दूसरे धर्म के लोग तोड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी तोड़े, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए, ये राजनीतिक एजेंडा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं कह रहा हूं सर, इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस पर तो तमाम दलों को एक साथ आने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर राजनीति करिए, लेकिन कम से कम इस पे एक होकर तो बोलिए, एक होकर एक मंच पर एक जगह आकर तो बोलिए। नहीं लगता आपको ऐसा होना चाहिए? जब कहिएगा तो मैं बोलूंगा। आज मैं मंच दे तो रहा हूं, बोलिए आप। नहीं, आप टोक रहे हैं मुझे, तीसरी बार टोक चुके हैं। मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बोलिए। आपने कहा जब मौका मिलेगा तो बोलेंगे, तो मैं आज आपको मौका दे रहा हूं, चलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी केवल और केवल अपने लिए शासन करते हैं। उनकी अदूरदर्शिता के कारण हम वैश्विक स्तर पे बहुत पीछे छूट गए हैं। हमारे साथ कोई भी पड़ोसी देश हमारा ऐसा नहीं है। उनकी वैश्विक नीति की असफलता के कारण हम चीन, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, बांग्लादेश और बांग्लादेश, यहां पर हमें मुंह की खानी पड़ी हुई है, हमारा अपमान हुआ है। और अगर जो कुछ भी चल रहा है बांग्लादेश में, अगर पिछले साल जो घटनाएं घटित हुई उसमें भारत ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने खुद, क्योंकि वो शेख हसीना जी के बहुत अच्छे मित्र थे, शायद 7 या 11 बार जा चुके हैं बांग्लादेश। अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन लिया होता तो आज ये हिम्मत नहीं होती कि बांग्लादेश में घुस के पाकिस्तान, चीन और अमेरिका हमारे खिलाफ वहां की जनता को भड़का रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से बांग्लादेश भारत पे निर्भर है, चाहे बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16 अरब डॉलर का व्यापार होता है और भारत को 14 अरब डॉलर का फायदा होता है। अगर हम व्यापार बंद कर दें तो बांग्लादेशी भूखे मर जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी केवल और केवल अपने व्यापारी मित्रों को कि अडानी का बिजली का पैसा मिल जाए ऐसा करेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए कहां पर हम असफल होते हैं कि जब चीन और अन्य देशों ने, पाकिस्तान ने और अमेरिका ने वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू किया तो किसी भी राष्ट्रीय मंच पर इसको हम उठा पाने में सफल नहीं रहे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में 1 साल में इन लोगों ने जो भी चाहा वो करवा लिया। अब आते हैं, अभी कुछ दिन पहले दीपू की हत्या हुई और एक हादी उस्मान की हत्या हुई। इस हत्या से जो भी कठिन परिस्थितियां बांग्लादेश में उत्पन्न हुई, बांग्लादेश जैसे छुटभैये देश ने हमारे देश के राजनयिकों को बुला के अपमानित किया, उस पर भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई भारत देश की। समय का इंतजार कर रहे हैं, किस प्रकार के समय का ये वो बताएंगे। अगला विषय था बांग्लादेश। एक अहम बात आपने कही, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। विदेश नीति को लेकर जो आपने साफ तौर पे आरोप लगाए, मैं सत्ता पक्ष से भी इसका जवाब लूंगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुओं पर अत्याचार क्या करेगी सरकार, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत कुछ हमने देखा, हाल फिलहाल जिस तरह से मंदिरों पर हमले हुए, हिंदू घरों में तोड़फोड़, त्योहारों के दौरान हिंसा, लगातार होता पलायन, ईस्ट हिंदा में हिंदू युवक को जला देना, बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, बांग्लादेश जल रहा है। इन सब के बीच हमने ये भी देख रहे हैं कि हिंदू वहां पर खतरे में है। और इस सब के बीच एक सवाल है, आखिर हिंदू समुदाय सुरक्षित कब होगा? बांग्लादेश में ये सवाल चीख चीख कर समझ लीजिए सामने आ रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान हमारे साथ हैं। मुन्ना खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुन्ना खान जी, 1971 जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के कट्टरपंथ से बचाने के लिए भारत ने नए बांग्लादेश को जन्म दिया, आज वही बांग्लादेश हिंदू समुदाय के लिए नरक बन चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश के सारे मंत्री हिंदू हो, और हमारे पड़ोसी मुल्क में जहां हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा हो और सरकार वहां खामोश बैठी हो, ये बड़ा ही अफसोस हो रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दुख के घड़ी में अगर सरकार भाइयों के साथ खड़ी नहीं है, तो मैं समझता हूं जो कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं और हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, तो मैं समझता हूं ये एक जुमला है, ये किसी के साथ खड़े नहीं है। नहीं तो सभी विपक्ष के लोग, जितने भी दल हैं, सभी लोग एक सुर में कह। लेकिन आपके वरिष्ठ नेता मुन्ना खान जी, आपके यहाँ वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ जो है वो हिंदुओं को मार रहा है, यहां पर जो कट्टरपंथ है वो मुसलमान। ये हल्का बयान कैसे दिया जा सकता है? मुन्ना, देखिए अपना क्या आप इस बयान से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। जिस तरीके से विचारधारा है, बिल्कुल सहमत है। यहाँ पे जिस तरीके से उपद्रवी लोग हैं, आप देखिए, अगर मैं संसद की बात कर लूं तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में संसद में राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत से जहां शुरुआत हुआ करती थी, आज वहां गाली और गलौज से शुरुआत होती है। आज देश के किसी एक कोने में किसी एक समुदाय पे टीका टिप्पणी की जाती है। बड़े शर्म की बात है। जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब, जिस कल्चर में हम जीते आए, बांग्लादेश जैसे हालात तो नहीं है भारत के ना, आप ये तो नहीं कह सकते ना भाई, बांग्लादेश जैसे तो हालात नहीं है। सवाल बांग्लादेश जैसे हालात का तो भाई आप जब नहीं आपके वरिष्ठ नेता जो कंपैरिजन कर रहे हैं जिस तरीके से, मैं उसी पर पूछ रहा हूं। मैं क्या आपको, कांग्रेस को, विपक्ष को इस पूरे मामले में एकजुट होने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह के बयान देने की जरूरत है सर? किसने कहा विपक्ष एकजुट नहीं है? विपक्ष तो जो कमियां विपक्ष को दिख रही है, सवाल उठा रहा है कि अगर देश में कमी है तो सवाल उठ रहे हैं। अगर विदेशों में हमारे हिंदू भाई फंसे हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, तो विपक्ष तो सवाल करेगा ना कि सरकार ने चूड़ियां क्यों पहन ली। अगर एक छोटा सा देश जो बांग्लादेश है, वो हमारे जो हिंदू भाई है, मैं ठीक अगर वो सुरक्षित आपके मुन्ना खान जी, आपके सवाल पे आता हूं। मैं चाहूंगा अनिल गोयल जी सवाल दें, जवाब दें। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी आवाज नहीं आ रही, जवाब दें अनिल गोयल। अनम्यूट करें, बोले। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। ये सब चीज को अपनी जेब में रखना, हाथ में रखना चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। आज सीए का विरोध किसने करा? इन्होंने करा। नहीं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। हम जो सीए लाए थे वो इसीलिए लाए थे कि हमारे बाकी देशों के अंदर चारों तरफ, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो लोग हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो वो भारत में आए नागरिकता। इसका विरोध किसने करा? माननीय विपक्षी दलों ने। अभी जो बयान इन्होंने दिए हैं, उन बयान में कहीं ना कहीं बांग्लादेश का समर्थन है, बजाय इस बात के बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरे विश्व में निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका समर्थन कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मुस्लिम जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है,
उतना पूरे विश्व में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। और हमारा जो विरोध है वो निश्चित तौर पर घुसपैठियों के साथ है, रोहिंग्या के साथ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। जो हमारे देश के सम्मानित मुसलमान हैं वो हमारे छोटे भाई हैं और वो हमारे अपने हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आतंकवादी हैं वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, किसी भी जात बिरादरी के हैं, वो आतंकवादी, उनको आतंकवादी दृष्टि से देखना चाहिए। और यही हमारी अनिल गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि प्रताप सिंह जी जवाब दे इस पे। रवि प्रताप सिंह जी, हाँ रवि प्रताप सिंह जी बोले। रविंद्र प्रताप सिंह जी बोलिए। एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश अजहर जी जहां आतंकवादियों की सरकार है। अभी हम ही में से कोई देवबंद की बात कर रहा था, उसका खैर मकदम करते हैं रेड कारपेट बिछा के भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं। दूसरा विषय ये कहते हैं कि विपक्षी साथ नहीं दे रहे हैं। विपक्षी ने तो तब भी साथ दिया था जब आपने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था, तब भी विपक्ष ने साथ दिया था। सवाल यह है कि जो काम सरकार ने करना है उसका ठीकरा आप हमारे ऊपर नहीं फोड़ सकते। एक तीसरा कोई इसमें से बोल रहा था कि ये जिहादी समस्या है। जरा उनकी मानसिक स्थिति समझिए और आंकड़ी वैश्विक समझिए। कतर में हिंदुओं की संख्या बढ़ के 15% हो गई है, लगभग 0 थी। कुवैत में 12% हो गई है, बहरीन में 10% हो गई है। और वहां पर मंदिर तक बन गए हैं। जहां मंदिर बनना संभव नहीं था, कुफ्र माना जाता था, वहां मंदिर बन गए। अगर जिहादी समस्या होती तो क्या ये फिगर ऐसे ही होते जैसे थे? और वहां पर जाके मंदिर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इस प्रकार के हेट स्पीच देने वाले हैं भारत में और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक लगातार पिछले 11 वर्ष से, तो बांग्लादेश का नागरिक जरूर बुरा मानेगा, जबकि बांग्लादेश का नागरिक ये एक सवाल ये आपका रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैं अनिल गोयल जी, ये जो बात कही उन्हीं ने कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ आप हल्ला हल्ला मचा रहे हैं। इस पे रविंद्र प्रताप सिंह का मैं चाहूंगा इस बात पे जवाब दें। नहीं अजहर जी, देखो बिल्कुल गलत है। हम किसी के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाते। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी हर तरह की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। अभी ये बात कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक वो ये कह रहे हैं भाई अफगानिस्तान का जिक्र वो कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो खुल के बता दूं क्या? खुल के बताऊं मैं? सर मैं मेरी बात पूरे में सुनूंगा। तो उन पर सेना पर सवाल किसने उठाए? माननीय विपक्षी दलों ने। जो हमारी सेना पर भी प्रश्न लगा सकते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनकी जान की बाजी के लिए हम यहाँ पर बहस डिबेट कर पा रहे हैं, हम उन पर भी सवाल उठा देते हैं, उन पर भी प्रश्न खड़े कर देते हैं। ये बीमार मानसिकता की है। अफगानिस्तान का कट्टरपंथ पसंद आता है, बांग्लादेश के कट्टरपंथ में आपको दिक्कत ये देखिए यहाँ पे तो सवाल है, मैं पूछूंगा अनिल गोयल जी, इस पे बताए जवाब दे। एक टाइम था, एक वक्त था, बताइए। अच्छा नहीं है हाँ ना हो, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो। कट्टरपंथ, आतंकवाद, बिल्कुल ये कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। हम आज भी बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को आतंकवादी मानते हैं और वो आतंकवादी किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और बड़ा स्पष्ट है कि हम जो घुसपैठी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे रोहिंग्या हैं, जो भी घुसपैठिया हैं, हम अगर उनके कट्टरपंथ को लेकर क्या नए तरीके की परिभाषा गढ़ी जा रही है? दीपक बोहरा साहब, किस तरह से देखते हैं आप इसको? कट्टरपंथ की जो बात आ रही है, क्या इसको लेकर भी नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? बांग्लादेश की अलग है, कहीं और की अलग है, कहीं और की अलग है। सर क्या मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा थोड़ी सी। सर अभी जिक्र किया था रविंद्र साहब ने, बहुत अच्छी तरह से बताया था। कई देश हैं जहां पे भारत के जो नागरिक हैं काम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही है सर। अच्छी बात। ये जो देश है, हम सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की, ये आगे की तरफ देखते हैं, इनकी आंखें जो हैं सर के आगे हैं। ये जिहादिस्तान और बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली उनकी आंखें पीछे हैं। वो रियासत मदीना में जाना चाहते बेवकूफ लोग हैं। और ये मोहम्मद यूसुफ खान जो है, ये इनको भड़का रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, और कोई बात नहीं। और सर फाइनली इतना कह देता
कि हम लोग डिप्लोमेसी में जो हमें सिखाया जाता है क्लासिकल में 4 लेवल होते हैं। पहले हम करते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर, इनके राजदूत को बुला के उसको ठोकते हैं ये सब क्या हो रहा है, फिर वो वहां पे खबर देता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल प्रेशर सर, ये जो हमारे दोस्त हैं, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका से भी आवाजें उठ रही है कि क्या बकवास यहाँ पर बांग्लादेश में हो रहा है। फिर तीसरा होता है इकोनॉमिक प्रेशर, और अल्टीमेटली सर आप और मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, रिग्रेशन एनालिस्ट, हम लोग सब इकोनॉमिक क्रीचर्स हैं। जब हमारा पेट खाली होगा हमें बहुत गुस्सा आएगा। यू नो वी आर ऑल इकोनॉमिक क्रीचर्स। बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा था, जब किसी ने कहा कि आप के लिए वोट क्यों करे, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो इकोनॉमिक प्रेशर तो हमने डाल दिया, उनकी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गया, उनकी बिजली की बड़ी समस्या है, खाद्य पदार्थों की। और फाइनली चौथा जो लेवल होता है सर, जो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ना करना पड़े, वो होता है मिलिट्री प्रेशर। और उसमें इतना भी बता देता हूं करोड़ों लोगों को सर, अगर हमें जरूरत पड़ी, भगवान क्या ना करे, क्या वो स्थिति बन सकती है मिलिट्री प्रेशर की जिस तरह के अगर हालात बन बनी रहे हैं? सर, हाँ। अगर बनी तो 48 घंटे के अंदर बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। 48 उससे घंटे ज्यादा के मैं कुछ नहीं 48 कहूंगा। फौजी का बेटा हूं, आधा पठान हूं सर। जी, जी। जो मैं कहता हूं दिल से कहता हूं सर। माय फादर वाज अ पठान। तो सीधी बात आपको बता रहा हूं, जो अगर हमें गुस्सा आया, कोई मेरे सामने टिकेगा नहीं सर। That's all that I can अच्छी say बात to कही you. आपने। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर। ठीक ठीक है, अमिताभ कुमार जी जल्दी से क्या कहेंगे? हाँ अनम्यूट करिए, अमिताभ कुमार जी अनम्यूट करें, बोले। देखिए मैं बहुत स्पष्ट क्या हूं। क्या मिलिट्री एक्शन का वक्त आ गया है? 1000 साल मैं बता रहा हूं, मिलिट्री एक्शन के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। अभी लोगों की जानकारी में नहीं है, सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है। एक गलती उधर से हो और इधर से दवाई हो जाएगी। गलतियां तो लगातार सर होती रही, उसकी चिंता गलतियां मत तो कीजिए। लगातार बांग्लादेश करता रहा है, गलतियां लगातार करता रहा। सीमा पे भारत अंदर नहीं घुसेगा। वो भारत के ऊपर कुछ गलती करे और फिर अंदर घुसेगा, उसके आंतरिक समस्या तो में। क्या हम लोग बाहर से अमेरिका तमाशा जैसा देश- देखेंगे? बाहर से तमाशा हम लोग देखेंगे? आपको थोड़ा सा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और परिस्थितियों को समझना चाहिए। अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान या वियतनाम में उसके आंतरिक हिस्सों में घुस गया, उसके बाद पूरी तरह मार खा के बाहर निकला। मोदी जी बहुत समझदार हैं और अपने देश के विपक्षी के जो मूर्खतापूर्ण जो उकसावे हैं उसमें नहीं आने वाले। और उन्होंने जो दवाइयां की है, कहीं हमारे सब्र को, सपने में कहीं भी नहीं हमारे सोच सब्र सकती। को बांग्लादेश कमजोरी ना समझे, ऐसा तो नहीं लगता आपको? बांग्लादेश को पता है कि उसकी स्थितियां क्या हैं, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। और अंदर खाने जो भी करे, क्योंकि वो दूसरा देश है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं और उसका भारत पालन कर रहा है नियमों के तहत। मैं समझ रहा वो गलती करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जिहाद के मामले में एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इस्लाम में कुछ भी कट्टर और उदार अलग नहीं होता। ये हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ कट्टर और उदार नहीं होता है। और भारत में कुछ भी गंगा जमुनी नहीं होता है। 1000 साल से मारे जा रहे हिंदू, उसके बाद भी ये लोग इस तरह के अफवाह फैला करके लोगों को भ्रम में रखते हैं और कहते हैं कि वो मारते हैं तो मर जाओ, वो बलात्कार करते हैं तो बहन बेटियों को बलात्कार के लिए छोड़ दो। तो ऐसे विचारों के साथ मैं बिल्कुल साथ नहीं हूं। वो लगातार मार रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं भाईचारा। हम भाई नहीं हैं, हम चाह रहे हैं, वो भाई हैं। तो इस मामले में कोई दो राय नहीं है, बहुत स्पष्ट रहिए। ठीक है, उनकी जो शिक्षा है उसमें केवल संशोधन की जरूरत। मैं ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रकाश रंजन साहब। प्रकाश रंजन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी आवाज जा रही है? आवाज साफ है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर, फिर मैं मुन्ना जी आप। देखिए स्थिति यहाँ पर जो है, हिंदुओं पे जो अत्याचार है वो एक जगह पर तो है ही, लेकिन हमें एक चीज समझना चाहिए कि आज बांग्लादेश की सरकार की वही हालत है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की वाइमर सरकार की। अभी बांग्लादेश में ना तो सरकार मजबूत है और ना ही वहां पे पुलिस प्रशासन मजबूत। वहां के जो विदेश मंत्री हैं या सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो भी दीपू कृष्णदास की हत्या में शामिल है संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तो दीपक बोहरा साहब ने कहा है, उस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभी सरकार को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी चाहिए, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि हम वहां पर कोई एक मिलिट्री एक एक्शन करे। अगर वो करेंगे या हमारे यहाँ जो कार्रवाई हो रही है, ये जो एक मीडिया आउटक्राई, एक पब्लिक आउटक्राई कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करें? अभी आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अभी आपको वेट करना होगा। वो खुद आने वाले 2-4-6, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना ये 2-4-6 महीना का समय बहुत ज्यादा नहीं है।
वी हैव टू वेट। अभी जब तक बांग्लादेश के एक स्थिर मजबूत सरकार नहीं आ जाती है, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा कार्रवाई किया उकसावे वाला, तो वहां पर ये जो एक जिहादी मानसिकता है जो अभी अमिताभ जी ने कहा था, वो और मजबूत होगी, और उसके मजबूत होने से जो सरकार बनेगी वो भारत के लिए और विरोधी बनेगी। तो भारत का स्टैंड बहुत साफ है। अभी भारत को अपने सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलना चाहिए, और एक आर्थिक दबाव जो कहा उन्होंने, जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत तेजी से हम उसमें अगर मतलब कहते नहीं कि हमें उनके बचाव में हम नहीं जा सकते। देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 का बांग्लादेश अलग था, आज का बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र। 1971 का बांग्लादेश अलग है, आज का बांग्लादेश अलग है। मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, अनम्यूट करें, बोले, अनम्यूट करें, मुन्ना खान जी बोले। देखिए, जिस तरीके से हमारे मित्र ने कहा हाँ, कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ करने की नहीं तो कम से कम कहने की तो जरूरत है। एक राष्ट्रीय मंच से एक संदेश तो दिया जा सकता है कि जो हमारे कौम के लोग हैं वहां, जो हमारे भाई हैं, जिन पे इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा, क्या विश्व पटल पे आप नहीं रख सकते? आप तो कहते हैं मैं विश्व गुरु बन गया, तो क्या विश्व गुरु की बात विश्व नहीं सुनेगा? हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, क्या किसी एक मंत्री का भी बयान, स्टेटमेंट आया? क्या सरकार के द्वारा कहा गया कि बांग्लादेश को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए? क्या बांग्लादेश में जो सरकार है, यूनुस को कहा गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं कहा गया। अब सोचिए, जो ये सरकार 2014 में दाऊद इब्राहिम को लाने वाली थी, ललित मोदी को लाने वाली थी, कई ऐसे आतंकवादी जो लाने वाले थे, लेकिन लाए किसको? शेख हसीना को। तो देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, आप जितना भी लिपापोती कर ले, वो हकीकत पड़े है। ठीक है, और देश समझ रही है। हाँ, मुन्ना खान जी, ठीक है, बात आगे। रवि प्रताप जी, फाइनल कमेंट दे, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। एक सज्जन ने बोला, विदेश नीति की बात कर रहे थे, भारत की जब से भारत का उदय हुआ तब से हमारे विदेश नीति में फलस्तीन रहा है, वाजपेयी जी तक रहा है, और गाजा पट्टी को हमने कहा है कि हमारे जितने भी प्रीमियर्स हुए कि हम उनको देंगे, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ देते हैं। तो गाजा पट्टी भारत की विदेश नीति का हिस्सा था, उससे भी लोगों ने मुंह मोड़ लिया। तो भारत का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं बार पूरे विश्व में कहीं बार विश्वास नहीं किया जाता है। पिछले 11 साल से लगातार हमको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के वॉच लिस्ट में रखा जा रहा है। इससे हमारी बदनामी ही होती है, लगातार इससे हमारी बदनामी हो रही है, लेकिन उस दिशा में भी प्रयास नहीं उठाया। अभी बांग्लादेश वही काम कर रहा है। अगर बांग्लादेश वही काम कर रहा है तब भी हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। क्यों? कारण बता दूं, हिंदू मरेगा। बांग्लादेश को लेकर सरकार के स्टैंड को आप किस तरह से देखते हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी? सरकार का स्टैंड ये है कि हिंदू मरता रहे, पिटता रहे, हमारा वोट बैंक बने। एक बात का दे रहा हूं, एक सज्जन बहुत मुसलमान के खिलाफ बोल रहे थे। 800 साल तक मुसलमानों ने राज किया, 3000 मंदिर नहीं तोड़े गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन में 3000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं, 3500 और अभी दिल्ली में केशव भवन के बगल में तोड़ा ही मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। पॉइंट आपने रख दिया। देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं, अनिल गोयल जी इस पर जवाब दे। अनिल गोयल जी, किया गया क्यों? क्योंकि आरएसएस को वहां मुन्ना खान जी आपका टाइम नहीं, मुन्ना खान जी आपका टाइम नहीं, अनिल गोयल जी जल्दी से जवाब दे। अनिल गोयल जी जल्दी से जवाब। जिसका जो नजरिया होता है वो उसी नजरिए से बात करते हैं। इनका नजरिया सिर्फ पब्लिक को भड़काना है, लोगों को भड़काना है, मुद्दे की बात नहीं करनी, मुद्दे से दाएं में हट करके बात करनी है। आज विषय बांग्लादेश का है और माननीय दीपक बोहरा जी ने जो स्पष्ट कहा है, प्लीज सुन लो। मुन्ना भाई फिर आप बोल पाओगे क्या? अरे मुन्ना भाई आप बोल पाओगे क्या? अरे मुन्ना खान जी एक मिनट रुक जाए। मुन्ना खान जी मैंने समय दे दिया भाई, आप वैसे बोल नहीं रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। कांग्रेस में यही सिखाया जाता है कि किसी की मत सुनो बोलते रहो, किसी की मत सुनो बोलते रहो। कांग्रेस का ये नेचर है क्या, या कांग्रेस में यही सिखाया जाता है? ठीक। मैं सिर्फ स्पष्ट कह रहा हूं कि दीपक बोहरा जी ने जो कहा है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा।
डिप्लोमेसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, संबंधित पक्षों से जहां जहां पर बात उठानी है वहां पर बात उठानी पड़ेगी, फाइनेंशियल अटैक करना पड़ेगा, और फौज बहुत बाद में आती है। हम इनके कहने से कदम नहीं उठाएंगे, हम उन कदम को देश हित के अंदर जो होगा। अब मैं आता हूं, एक फाइनल कमेंट मैं ले लूं। दीपक वोरा साहब, क्या सरकार इंतजार कर रही है कि वहां पर एक स्थिर सरकार बांग्लादेश में बन जाए, उसके बाद कुछ कदम उठाने की जरूरत है, या उसको इस मसले को लेकर आगे बढ़ना है, या कोई और वजह है? मैं मानता हूं कि आप बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तब भी सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, थोड़ा देर सब्र करना चाहिए। फाइनली मैं बता देता हूं सर, मिलिट्री एक्शन की जो बात की थी 2005 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, पढ़िएगा उसको, R2P। अगर हमारे लोगों पर, किसी भी देश के लोगों पर अत्याचार होता है, जेनोसाइड होता है, वॉर क्राइम्स होते हैं, उसका उत्तरदायित्व है अकेले या दूसरे देशों के साथ मिलकर हस्तक्षेप करें। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, हमने उसकी मुखालफत की थी R2P की, कि कश्मीर में ये कुछ ना कुछ करने लगे। वो उस समय की बात है 2005 की। लेकिन अब अगर हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा। अब करेंगे कि नहीं सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को तय करना है। मेरा अपना मानना है कि अभी वो समय नहीं आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि हम अंदर जाएं और ठोके उनको जो हमने करना है। नॉट येट सर, थोड़ा हमको अभी सब्र करना पड़ेगा। हाँ, प्रेशर हम रखेंगे और उनको बता देंगे कि जो आप कर रहे हैं अल्टीमेटली ये कर्मा के कारण आप ही को काटेगा। तो प्रेशर हमें रखना है, और ये प्रेशर कैसे बनाए रखा जाएगा ये हम लगातार देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा साहब हमसे जुड़ने के लिए, प्रकाश रंजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदुओं पर अत्याचार है, लेकिन इन सब के बीच एक प्रेशर वॉर है, और ये प्रेशर कैसे बांग्लादेश पर बनाया जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्ट वॉर हम नहीं कर सकते जैसा कि वोरा साहब साफ तौर पे कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे दबाव बांग्लादेश पर बना सकते हैं, जैसे कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, मजलूमों की वहां पर मौत ना हो। ये कैसे कदम उठाएगी सरकार, और इसको लेकर विपक्ष कितना साथ देगा, किस तरह से देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से हम बताने जा रहे हैं। शाहजहां क्रॉसिंग पार करते वक्त बड़ा हादसा हुआ। शाहजहांपुर से खबर है, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हादसा हुआ है। शाहजहांपुर की टसलिया क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है। रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मौके पर पहुंची। टसलिया क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाहजहांपुर बड़ा हादसा, चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 4 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक। थाना रोजा क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शाहजहांपुर से खबर है, क्रॉसिंग पार करते वक्त ये हादसा पेश आता है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। खबर इस वक्त आपको बता, रोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर। रोहित, कैसे ये हादसा हुआ, जानकारी थी? जी देखिए, मैं बता दूं, शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर निगोही का एक परिवार जो था वो पूरा बाइक पर सवार था। इसमें पति पत्नी और उनके साड़ू और 2 मासूम बच्चे भी सवार थे। ये 5 लोग बाइक से ट्रेन के आउटर की साइड से ट्रेन की रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर तेज रफ्तार ट्रेन ने एक टक्कर मारी है, जिससे इनके 5 लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं और बुरी तरीके से शब्द छत विक्षत हो गए हैं। उसे 5 लोग मौके पर ही मृत हुए हैं। जब पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को सूचना मिली है तो मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं और सभी शवों को पॉलिथीन में भरवाकर, बोरी में भरवाकर, ये टुकड़े थे जगह जगह से बीने गए हैं, बहुत बुरी तरीके से खून से लथपथ, उन्हें भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है। ये शाम 6 बजे की बात है, जब निगोही थाना क्षेत्र का ये परिवार, जिसमें मृतक की पहचान जो है वो बिकन्ना गांव के रहने वाले सेठपाल, उनकी पत्नी पूजा और 2 बच्चे सूर्य और निधि के रूप में हुई है, और सेठपाल के साड़ू भी उन्हीं के बाइक पर सवार थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार एक बाइक पर 5 लोग जा रहे थे
और तेज रफ्तार ट्रेन ने जो रेलवे क्रॉस करते हुए, ट्रेन की पटरी क्रॉस करते हुए गलत तरीके से ट्रेन ने टक्कर मारी है, जिसमें इन 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक साथ भारी पुलिस बल है, रेलवे पुलिस है और सभी सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित पांडे हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे